बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें है मूव कमांड। और मूव कमांड हम इस्तेमाल करेंगे अपने z एक्सेस के लिए, और फिर उसके साथ कुछ हम और कमांड्स देखेंगे जिसका इसमें से एक है व्यू कमांड, और फिर उसके बाद शेड माउंट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम लेयर्स जब बनाते हैं तो हमें किस चीज़ का, या 3D हम बनाने जाएंगे तो हम लेयर्स में किस चीज़ का ज़्यादातर ख्याल रखेंगे। और फिर इस तरह ऑलवेज़ वर्क फ्रॉम टॉप व्यू इन एनी आइसोमेट्रिक एनी फ्रॉम टॉप व्यू इन वायर फ्रेम, यानी कि जब भी आप काम करें ऑटोकेड के अंदर तो 2D वायर फ्रेम में टॉप व्यू से आपने काम करना है अगर आपने प्लान के अंदर काम करना है। इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से कि मेरे इस जुमले से क्या मतलब है। ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप व्यू टू एनी आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि जब भी आप किसी दूसरे आइसोमेट्रिक व्यू में जाएं तो हमेशा टॉप व्यू से आएँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मूव कमांड को, और मूव कमांड हम z एक्सिस में कैसे इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ shift@ कमांड। तो चलते हैं ऑटोकेड की तरफ। ऑटोकेड को मैंने ओपन किया और अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और कीबोर्ड से अगर मैं आल्ट का बटन प्रेस रखता हूँ या शिफ्ट का बटन, और यहाँ से हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं एस्केप का बटन प्रेस करके अपने व्यू को चेंज कर लूँ, आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट का बटन अगर हम प्रेस रखते हैं तो आप इस तरह से अपनी सीन के अंदर रोटेशन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे shift@ के बारे में। shift@ का मेन पर्पस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ 10 फीट। अभी अगर आपने इसको मूव करना है तो हम टॉप व्यू से आए हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो अगर मैं मूव कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं किसी भी एंगल में जा सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट हो रही है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहते हैं जेड एक्सिस में तो हम उसको कैसे मूव करेंगे? उसको हम इसी मूव कमांड की हेल्प से करेंगे। और इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे पिक पॉइंट की हेल्प से, तो अब मुझे पूछ रहा है कमांड लाइन पे कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, यानी इस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ तक आप इसको मूव करना चाहते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है तो वो आप माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आपको पता नहीं है कि आप कितनी डिस्टेंस तक इसको मूव कर रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में थोड़ा सा अब लेटेस्ट वर्जन में ये आपको हेल्प आउट करता है, लेकिन आप अगर एक्यूरेटली इसको मूव करना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, चाहे एक्स वाई जेड हो, तो आप कैसे मूव करेंगे? आप मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ shift@ सिंबल। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी हम कीबोर्ड से shift@ का सिंबल टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कि जिस पॉइंट से मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, जहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, इस पॉइंट से मैंने इसको मूव करना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है? यहाँ पे अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ टाइप करेंगे। पहले जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस मैंने इसको मूव नहीं करना, मैंने इसको 0 पे रहने देना है। कोई एक्स एक्सिस की मूवमेंट मैंने इसमें नहीं करनी। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यू, जो पहली वैल्यू है वो हमेशा एक्स एक्सिस होगी। दूसरी वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे वो हमेशा वाई एक्सिस होगी, तो वो भी मैं 0 कर लेता हूँ। और ये वैल्यूज़ डिपेंड करेगी इस यूसीएस पे, जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसकी बेस पे ये वैल्यूज़ डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किस साइड पे है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो एरो की है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 0, वाई एक्सिस की वैल्यू 0, जेड एक्सिस की वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 फीट। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से मूव होगा, क्योंकि इसको मैंने बताया है एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है। आप इसको ऑब्जेक्ट को मूव करो, लेकिन एक्स एक्सिस में मूव नहीं करना, तो इस वजह से 0।
वाई एक्सिस में इसको मैंने मूव नहीं करना, इस वजह से 0। जेड एक्सिस में मैंने इसको मूव करना है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 20 फीट मैंने टाइप की। तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 20 फीट ऊपर चला गया। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस का स्क्रॉल बटन हम प्रेस रखेंगे तो इस तरह से ये रोटेशन ऑप्शन आपके सामने आ सकती है। तो ये शिफ्ट एट द रेट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थी। कभी भी आप इसको ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस में मूव करना चाहते हैं या एक्यूरेटली किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट एट द रेट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारे पास व्यू कमांड के बारे में था। व्यू कमांड का मसला ये है, या इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम व्यूज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखें, कस्टम व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, जो भी व्यू आपकी रिक्वायरमेंट में है या जिस व्यू से आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लें और वो कंसर्न्ड व्यू आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है। और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह व्यू मेन्यू में अगर हम आएंगे, बल्कि विजुलाइज में आएंगे, विजुलाइज में हम यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और शो पैनल्स में जाके इसमें व्यू मेन्यू ऑन है, व्यू मेन्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये व्यूज़ यहाँ से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। टॉप व्यू से अपने व्यू इस वर्किंग स्पेस को देखना चाहते हैं, आइसोमेट्रिक से देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है व्यू और यहाँ से भी। और इसी तरह आप अगर अपने व्यू को चेंज करना चाहते हैं कमांड लाइन की हेल्प से, तो आपने कमांड लाइन में क्या लिखना है, VIEW। और जैसे ही एंटर मैं टाइप करूँगा तो आपके सामने एक व्यू मैनेजर खुल जाएगा। व्यू मैनेजर में आपने जो भी व्यू आपने अपने वर्किंग स्पेस का चेंज करना चाहते हैं उस व्यू को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और ओके का बटन प्रेस कर लें। कि दोबारा मैं टाइप कर लेता हूँ, एंटर। इसको मैंने क्लिक किया और अप्लाई करना है आपने और फिर ओके का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से व्यू मेन्यू में जाके इस टैब को या पैनल को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसमें विजुलाइज के ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ से विजुलाइज के ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं जो कि ऑटोडेस्क समझता है कि शायद ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो व्यू के लिहाज से, जो कि यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये इनेबल कर देगा। कुछ टैब्स आपको यहाँ पे या पैनल्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे तो उनको आपने इनेबल कैसे करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लें। किसी भी टैब में रहते हुए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप जाएंगे शो पैनल्स के अंदर। तो जितने भी पैनल्स होंगे जो नज़र आ रहे हैं या जो लिस्ट आपको नज़र आएगी जो चेक्ड हैं वो सारे के सारे पैनल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे इस टैब के अंदर। लेकिन जो चेक बॉक्स या जो पैनल अनचेक्ड है वो पैनल आपको यहाँ पे इस टैब के अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये तो था हमारा व्यू कमांड। फिर उसके बाद जो दूसरी कमांड है नेक्स्ट जो है शेड मोड के बारे में है। शेड मोड का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वायर फ्रेम में अपनी व्यू को देखना चाहता हूँ या कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ या रियलिस्टिक फॉर्म में देखना चाहता हूँ या किसी भी फॉर्मेट में मैं अपने व्यू को देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं व्यू में आया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन को मैंने क्लिक किया और यहाँ से भी आप इस पैनल के अंदर किसी भी एक फॉर्मेट या स्टाइल को सेलेक्ट करके अपने व्यू या वर्किंग स्पेस के अंदर अपने मॉडल को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कमांड लाइन की बेस पे अपनी व्यू को मॉडिफाई करना है या कंट्रोल करना है तो आपने कमांड लाइन पे क्या लिखना है, शेड मोड। ठीक है, शेड मोड टाइप करके जैसे एंटर करेंगे तो सारी कमांड्स जो व्यू के रिलेटेड है कि आप अपने अपने व्यू को वायर फ्रेम में देखना चाहते हैं या शेडेड मोड में देखना चाहें, जो भी फॉर्मेट में आप अपने व्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसको जज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी कमांड को आप क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ आपको सब कमांड्स नज़र आ रही हैं शेड मोड की। अगर आपने वायर फ्रेम में देखना है अपने मॉडल को तो आप W टाइप कर लें। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में देखना है अपने मॉडल को तो C टाइप कर लें। शेडेड में देखना है तो S टाइप कर लें। इसी तरह शेडेड विद एजेस ऑन तो उसके लिए E है, E कैपिटल है। इस कमांड के अंदर जो भी हमारे पास कमांड्स आती हैं ऑटोकैड के अंदर, उसके अंदर जो सब कमांड्स होती हैं और उसके अंदर जो उस कमांड का एक अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा
तो वो आपको ये शो कर रहा है कि आप उस कैपिटल अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए आप उस सब कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था, आप यहाँ पे अगर 2D वायर फ्रेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं दोबारा से टॉप व्यू पे जाता हूँ और हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्रिएट लेयर्स फॉर डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि आप जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएं, नया ऑब्जेक्ट का मेरा मतलब यह है कि जब भी हम किसी एक ख़ास ऑब्जेक्ट को बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंडो के लिए कोई 3D मॉडल बना रहे हैं, या नए ऑब्जेक्ट का मेरा कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि विंडो के लिए है या डोर के लिए है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप इंडिविजुअल अलग लेयर में बनाएं। यानी कि उसके लिए आपने होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएं लेयर्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और फिर उसके अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्स के लिए बनानी है एक लेयर जो 3D वॉल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लें और एक नई लेयर बन जाएगी, उसको आप नाम दे दें 3D वॉल के नाम से, ठीक है। मैं एक और लेयर बना लेता हूँ 3D डोर्स के नाम से, और इस तरह एक और लेयर बना लेता हूँ 3D विंडोज़ के नाम से, ठीक है। तो ये 3D वॉल, 3D डोर, 3D विंडो, 3D फ्लोर, 3D रूफ, 3D जो भी ऑब्जेक्ट है, 3D फ्लोर्स और 3D रूफ, तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको आप यहाँ से कलर असाइन करते जाएं। वॉल है तो वॉल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो भी आप 3D ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपने अलग लेयर बनानी है 3D ऑब्जेक्ट के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट बाय लेयर होगी, तो आप उसको बहुत आसानी से उसको मटीरियल असाइन कर सकेंगे या उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज़ वर्क फ्रॉम टॉप व्यू इन वायर फ्रेम, यानी कि जब भी आप काम करें ऑटोकैड के अंदर 2D में या 3D के लिए कोई एलिमेंट बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमेशा टॉप व्यू से उसके अंदर काम करें और 2D वायर फ्रेम के अंदर काम करें, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक विंडो के लिए इस जगह पे एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये मैं वायर फ्रेम में बना रहा हूँ। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 2D वायर फ्रेम में बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे ही बनेगा, ठीक है, अगर आपका शेड मोड वायर फ्रेम में होगा। इसी तरह मैं दोबारा टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल दोबारा बना लेता हूँ विंडो डोर के लिए, ठीक है। और इसी मैंने टाइप किया और यहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी ग्राउंड पे बना हुआ है। तो आपने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो एलिमेंट बना रहे हो, एक्सट्रूजन से पहले आपने ये सोचना है कि आपने व्यू आपका 2D वायर फ्रेम में हो, टॉप व्यू से हो, और हर एक ऑब्जेक्ट को उसके लिए उसकी जो लेयर बनाई है उसको उसके कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट में बनाओ, कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट लेयर में बनाओ। अब जो डोर के लिए अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसको हमने डोर में रखना है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके लिए आपने लेयर बनाई हो तो यहाँ से उस लेयर को लाजमन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने विंडो के लिए एलिमेंट बनाना है एक्सट्रूजन से पहले, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने इस लेयर को सेलेक्ट कर लिया 3D विंडो। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा वो इसी लेयर में बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी, ये उम्मीद है आपको ज़हन नशीन हो चुकी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट एक आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप व्यू टू एनी आइसोमेट्रिक व्यू। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप 3D स्पेस में काम करें और आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो जब भी आप 2D से 3D व्यू में जाएं तो हमेशा से टॉप व्यू से जाएं। टॉप व्यू में आप सबसे पहले आएँ, टॉप व्यू से फिर आइसोमेट्रिक व्यू में जाएं। ऐसा नहीं करना है कि आप लेफ़्ट व्यू में हैं और लेफ़्ट व्यू से आप आइसोमेट्रिक व्यू में चले गए, ठीक है ना। तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका UCS यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। UCS आपका हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, Z एक्सिस आपका हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से टॉप व्यू से हमें नज़र आ रहा है। तो अगर टॉप व्यू से आप आएंगे
तो एनी आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ जाएंगे तो जेड एक्सिस आपका हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑब्जेक्ट आपका बनता है आपके यूसीएस की बेस पे। तो यूसीएस कंट्रोल करता है आपके ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की डायरेक्शन को। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया कि जब भी हम मूव करते हैं जेड एक्सिस में तो शिफ्ट जेड कमांड कैसे इस्तेमाल होती है, व्यू कमांड कैसे इस्तेमाल की जाती है, और शेड मोड कमांड को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने लेयर्स के बारे में बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट, हर एक कैटेगरी के लिए आपने 3D ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट लेयर, अलग लेयर बनानी है। इसी तरह आप हमेशा टॉप व्यू से और वायर फ्रेम में काम करो 2D इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आपने किसी एलिमेंट को बनाना है 3D में कन्वर्जन के लिए, या फॉर एग्जांपल डोर के लिए आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या विंडो के लिए, तो आपने टॉप व्यू से करना है, वायर फ्रेम में करना है, ताकि वो एक्यूरेटली ग्राउंड पे बने। और इसी तरह ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप व्यू टू एनी आइसोमेट्रिक व्यू, हमेशा आपने टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में आए। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।